प्रणाम साथियों, हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक लेक्चर लेकर। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डीएनए, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का सेकंड लेक्चर है बच्चों ये, जिसके अंदर आज हम की डीएनए का पूरा कॉन्फ़िगरेशन की बात करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा बात को। चलो स्टार्ट करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डीएनए, भाई जो डीएनए है मैं पहले से ही बनाकर लाया हूं। देखो डीएनए जो है ये एक टर्न है बेटा। मैंने क्या बोला, यहां से स्टार्ट हुआ, ये पूरा एक टर्न आया। समझ में आई बात? इस पूरे टर्न को हमने देखा था क्या है सर, ये तो पिच है, ये पिच है। और इस पिच की लेंथ कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। बात समझ में आई बच्चों? ये जो डीएनए है ये कैसा डीएनए? इसका नाम है बी डीएनए। क्या नाम है बेटा? बी डीएनए। बी डीएनए क्या होता है सर? बी डीएनए टाइप्स का है, डीएनए के टाइप्स है बेटा। ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए, 5 टाइप है, ए बी सी डी जेड। बात समझ में आई? सारे के सारे ये जो डीएनए है यही मोस्ट कॉमन है, आपके अंदर यही डीएनए होता है जो हम पढ़ेंगे। हम जो पढ़ेंगे वो इस डीएनए को पढ़ रहे हैं। सर ये अंतर क्या है इन सब में? बेटा ये वाला जो डीएनए है, ये क्वेश्चन कहां से बनेगा? देखो ध्यान से, ये राइट हैंडेड फैशन में कॉइल्ड होता है। ये राइट हैंडेड फैशन में कॉइल होता है। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भाई ढक्कन ऐसे बंद करते हो, ऐसे बंद कर सकते हो, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी। ऐसे डीएनए का कर्ल ऐसे भी हो सकता है, डीएनए का कर्ल ऐसे भी हो सकता है। तो राइट साइड में तो भाई राइट हैंडेड कॉइल्ड है ना, लेफ्ट साइड में होगा तो लेफ्ट हैंडेड कॉइल्ड होगा। तो हमारा जो मोस्ट कॉमन डीएनए है 92% डीएनए आप में यही है भाई, ये राइट हैंडेड कॉइल्ड है। इसका मतलब क्या है? देखो अब ध्यान सुनना, ये जो पिच है यहां से लेकर यहां तक कितनी है? 34 एंगस्ट्रॉम। किसकी? बी डीएनए की। सर और डीएनए में क्या अंतर है? ये पिच लेंथ बदल सकती है। जैसे जेड डीएनए में 45 एंगस्ट्रॉम होती है, तो हमें नहीं पढ़ना है भाई, हमें हमारे अंदर मैक्सिमम यही है जिसकी पिच लेंथ कितनी है? 34 एंगस्ट्रॉम है। बात समझ में आई आप लोगों को? अच्छा, इसके बाद हमने देखा कि भाई यहां पर बेटा ये क्या है? ये बेस पेयर है। ये क्या है? ये एक नाइट्रोजनस बेस है जो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहा है ऐसे। बात समझ में आई आपको? ये आपस में बॉन्ड कर रहे हैं। तो यहां पर एक टर्न में कितने बेस पेयर्स है? 10 बेस पेयर्स पर टर्न है, राइट? बात समझ में आई? और जो ये बेस पेयर है, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है, इनमें कितना डिस्टेंस है बेटा? कितना डिस्टेंस होगा? सर पूरे में 10 है ना, 10 है, और इस पूरे की लेंथ 34 है। तो एक टर्न में एक डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड या टू बेस पेयर्स बोलूं, 2 बेस पेयर या 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में कितना डिस्टेंस है? तो बोलोगे सर 34 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 3.4 एंगस्ट्रॉम। बात समझ में आई आप लोगों को? 3.4 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा भाई। 34 एंगस्ट्रॉम में 10 है तो 2 के बीच में। इसी को हम बोलते हैं क्या? इसी को हम बोलते हैं एक्सियल राइज। तो हमारा मोस्ट कॉमन डीएनए कौन सा? बी डीएनए। पिच लेंथ क्या है? 34 एंगस्ट्रॉम। एक्सियल राइज क्या है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। सर इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? पहले ही बता चुका हूं, जल्दी बोलो। बिल्कुल सही बोल रहे हो। कितना? डायामीटर होगा कितना? 20 एंगस्ट्रॉम। और ये यूनिफॉर्म होगा, यहां पर भी इतना ही होगा और यहां पर भी इतना ही होगा। लास्ट वीडियो में समझा चुका हूं, क्लियर? अब ध्यान से सुनिएगा बात को। इसी के बेसिस पे कुछ सवाल है मेरे पास, देखते हैं। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सबसे पहला क्या निकालना है? नाइट्रोजनस बेसिस। तो ध्यान से देखो आपको क्या क्या दे रखा है। आपको दे रखा है कि सर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, 2000 बेस पेयर्स है बेटा। कितने हैं? 2000 बेस पेयर्स प्रेजेंट है, यानी कि नाइट्रोजनस बेसिस तो 4000 होंगे। कैसे सर? देखो भाई, अब ध्यान से देखिएगा बात को। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला ऐसे है, राइट? इसको ये सामने ऐसे है, तो ये क्या है? ये एक बेस पेयर, ये भी एक बेस पेयर है, ये भी एक बेस पेयर है,
ये भी एक बेस पेयर है। एक बेस पेयर के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड, कितने बेस हैं सर? 2 बेसेस हैं, 2 नाइट्रोजनस बेसेस हैं, है ना? तो 2000 बेस पेयर्स में कितने होंगे? इतने नाइट्रोजनस बेसेस होंगे। बात समझ में आई? क्लियर है एकदम? अब दूसरा क्या है, प्यूरिन्स कितने होंगे? प्यूरिन्स कितने होंगे? अब ध्यान से देखिएगा, हम क्या बोलते हैं, प्यूरिन्स जो होंगे वो इक्वल होंगे पायरिमिडीन्स के। बात समझ में आती है बात? ये चार्जाफ ने बोला था प्यूरिन्स पायरिमिडीन्स के इक्वल होंगे। तो सर दोनों मिलाकर तो 2000 बेस पेयर्स हैं। दोनों मिला के कितने हैं? 2000 बेस पेयर। यानी कि नाइट्रोजनस बेसिस कितने हैं सर? टोटल 4000 नाइट्रोजनस बेस है, जिसमें से 2000 प्यूरिन के नाइट्रोजनस बेस है और 2000 पायरिमिडीन के नाइट्रोजनस बेसिस है। बात समझ में आई आप लोगों को? सब पायरिमिडीन में निकाल दिया मैंने, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड की बात करता है, न्यूक्लियोटाइड कितने हैं, है ना? तो न्यूक्लियोटाइड तो ऑब्वियस सी बात है, ये भी 4000 ही होगा, है ना? ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड है ना बेटा, इसके अंदर एक नाइट्रोजनस बेस होगा, इस न्यूक्लियोटाइड में भी एक नाइट्रोजनस बेस होगा, एक न्यूक्लियोटाइड में एक नाइट्रोजनस बेस होगा। 4000 नाइट्रोजनस बेसिस है तो 4000 न्यूक्लियोटाइड में तो होंगे। क्लियर है बात? फॉस्फेट्स, एक न्यूक्लियोटाइड में कितने फॉस्फेट? एक फॉस्फेट। 4000 न्यूक्लियोटाइड में कितने फॉस्फेट? 4000 फॉस्फेट। क्लियर? सो राइबोस शुगर की बात करते हैं। राइबोस शुगर, ध्यान दीजिएगा, एक नाइट्रोजनस बेस में कितनी शुगर? एक शुगर। किसकी? डीएनए की। कौन सी शुगर? डीऑक्सीराइबोस शुगर। राइबोस 0। क्लियर बात? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, कितने बॉन्ड? एक कितने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किस किस के बीच में होता है? शुगर और नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस जो होता है उसके जो बीच में बॉन्ड होता है वो नाइट्रोजनस बॉन्ड कहलाता है ना, सॉरी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है। अब वो जो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो एक न्यूक्लियोटाइड में एक बॉन्ड है। तो यहां पर कितने न्यूक्लियोटाइड्स है? 4000 है, तो ये भी कितने होंगे? 4000 होंगे। ठीक है, लेंथ ऑफ डीएनए निकाल लो भाई। आप बोलते हो कि सर 3.4 एंगस्ट्रॉम है एक्सियल राइज, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की, 2000 हैं बेस पेयर्स, है ना? इसके, इस बेस पेयर के और इस बेस पेयर के बीच में कितना है? 3.4 एंगस्ट्रॉम है। ऐसे कितने बेस पेयर? 2000 बेस पेयर। तो इसको 2000 से मल्टीप्लाई करूं, आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। कितना होगा? 6.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ये होगा भाई। या आप ऐसे बोल सकते हो 6800 एंगस्ट्रॉम, है ना? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 6800 एंगस्ट्रॉम, इतना लेंथ होगा डीएनए का। क्लियर? अब ध्यान से देखो, एनसीईआरटी के अंदर, ये ना एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ये कुछ चीजें दी हुई हैं जो कि एनसीईआरटी की है, ठीक है? ये एनसीईआरटी का है। तो उन्होंने क्या बोला? पहला, ध्यान से देख, पहला जो है बेटा, ये पहला क्या है? 174 बैक्टीरियोफाज। ये जो बैक्टीरियोफाज होता है ये वायरस होता है। दिस इज द वायरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया, वी कॉल्ड इट बैक्टीरियोफाज। ध्यान ध्यान से सुनो, वायरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया, दैट इन्फेक्ट्स bacteria is called bacteriophage. क्लियर? बिल्कुल क्लियर बात। अब ध्यान से देखो, कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं? इतने। सर क्या लिखा है? नाइट्रोजनस बेस पेयर लिखा है कि न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि इसका जो डीएनए है वो कैसा है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है भाई। इस वायरस के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलेगा आपको। बात समझ में आई? ये दूसरा वायरस है बैक्टीरियोफाज, लैम्डा बैक्टीरियोफाज, है ना? ये दूसरा वायरस है, इसके अंदर बेस पेयर है, यानी कि इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसलिए बेस पेयर लगाया। यहां पे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। बात समझ में आई? सो देन इकोलाई, इकोलाई एक बैक्टीरिया, एस्चेरिशिया कोलाई है, ये एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया में तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही होगा।
ठीक है, तो इसके अंदर इतने बेस पेयर्स होंगे। अब लास्ट बात करते हैं ह्यूमन की। ह्यूमन के हैप्लॉइड सेल में इतने होंगे, डिप्लॉइड में इतने होंगे। इसका मतलब समझा देता हूं भाई, ध्यान से देखिएगा। ये एक सेल है, ये इस सेल, मान लो ये सेल न्यूक्लियस है, ये पूरा न्यूक्लियस है। ये पहला क्रोमोसोम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ब्ला 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 ब्ला, 23rd। कितने क्रोमोसोम हो गए भाई? 23 हो गए। कितने क्रोमैटिड्स बनाए? एक ही क्रोमैटिड बनाया मैंने हर क्रोमोसोम का। इसको हैप्लॉइड सेट बोलते हैं। आप बच्चा समझता है कि सर सिंगल स्ट्रैंडेड होगा क्या? अरे नहीं भाई, इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, इसके अंदर भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, इसके अंदर भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। तो बिल्कुल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, ये सिंगल स्ट्रैंडेड कैसे हो सकता है? लेकिन मैंने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या किया, यहां पर इसके साथ एक और लगा दिया। हमारे पास पेयर में होता है ना, 23 पेयर होते हैं। अब ये क्या बन गया सर? डिप्लॉयड बन गया। इसके अंदर भी क्या होंगे सर? इसके अंदर भी डबल स्ट्रैंडेड होगा। बात समझ में आई? अब ये क्या बन गया? डिप्लॉयड बन गया। पहले हैप्लॉयड सेट था, अब डिप्लॉयड सेट है। दोनों के अंदर ही भाई डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। बात समझ में आई आप लोगों को? है ना? तो ऑब्वियस सी बात है, एक में जितना होगा दूसरे वाले में उसका डबल हो जाएगा। देखो डबल हो गया। क्लियर है बात? सबको समझ में आई? हैप्लॉइड सेट में इतने बेस पेयर्स होंगे तो डिप्लॉयड में इतने होंगे। क्लियर? तो ध्यान से देखो, अब एक कुछ सवाल है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डीएनए इन अ डिप्लॉयड सेल ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन के डिप्लॉयड सेल के अंदर लेंथ ऑफ डीएनए निकाल लेते हैं। आपको पता है ह्यूमन कैसे हैं? ह्यूमन तो डिप्लॉयड हैं सर। कैसे हैं बालको? डिप्लॉयड है। अभी तुमने देखा डिप्लॉयड के अंदर कितना होता है? 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स। यही होता है क्या? देखो 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स, ठीक है ना? देखो, अब मैंने क्या बोला? इतने बेस पेयर्स प्रेजेंट है एक ह्यूमन के डिप्लॉयड सेल के अंदर। क्लियर? अब ध्यान से देखो बात को, मैंने क्या बोला? सो डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर कितना है सर? 3.4 एंगस्ट्रॉम। यही तो एक्सियल राइज है। तो इतने सारों के बीच में कितना होगा? है ना? डिस्टेंस लेंथ बिटवीन टू इतना है, तो टोटल लेंथ कितनी होगी? टोटल लेंथ दो के बीच में इतनी है, तो इतनों के बीच में कितनी होगी? तो टोटल लेंथ आ जाएगी 3.4 इंटू 6 इंटू 6.6 इंटू 10⁹ एंगस्ट्रॉम। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनो। मैंने क्या बोला? इसको आप इससे जब मल्टीप्लाई करोगे लगभग 22.2 आएगा। ठीक है, इंटू 10⁹ और एंगस्ट्रॉम का मतलब है 10⁻⁻10 मीटर में कन्वर्ट कर दिया। बात समझ में आई? मीटर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो ध्यान से देखो, तो फिर कितना हुआ ये? कितना हुआ है? 2.2 इंटू 10⁻10। देखो इधर से मैंने 2.2 कर दिया, 22 पॉइंट को 10⁻10 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। आपको पता है कि ये इससे कट जाएगा, तो कितना आ गया? 2.2 मीटर। इतना लेंथ है डीएनए का आपके एक सेल के अंदर। बात समझ में आई आप लोगों को? नेक्स्ट है, अगर लेंथ डीएनए की इतनी है, कैलकुलेट द बेस पेयर्स। ठीक है, लेंथ कितनी है? 1.36 इंटू 10⁻³ मीटर। मैं मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं। ठीक है, ठीक है, लेंथ इतनी है। और एक्सियल राइज यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड कितना है? 3.4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। है ना? ध्यान से सुनना बात को। इतने डिस्टेंस में, इतना समझो कि इस वाले डिस्टेंस में ये है 1.36 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, ध्यान से सुनना।
मैंने क्या बोला, ये पूरी लेंथ है, ये पूरी लेंथ है, इतनी लेंथ। मैंने बोला कि ये दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में ये जो लेंथ है ना, ये कितनी है, 3.4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। यहां से लेकर यहां तक कितनी है सर, ये भी इतनी है। यहां से यहां तक कितनी है सर, ये भी इतनी है। सर यहां से यहां तक कितनी है, ये भी इतनी है। यहां से यहां तक कितनी है, ये भी इतनी है। ऐसे कितने होंगे, कितने होंगे, कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल। देखो, क्या आपको नहीं लगता कि मैं इसको 3.4 इंटू 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई कितने नंबर ऑफ बेस पेयर होंगे, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो इसकी पूरी लेंथ ये वाली निकल जाएगी, इज इक्वल टू 1.36 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। बात समझ में आई आप लोगों को, है ना? तो ये इसको जितने भी होंगे, मान लो 10,000 है, 10,000 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये आना चाहिए आपका। मैंने यही काम किया, है ना? तो आपके नंबर ऑफ बेस पेयर निकल जाएंगे। कैसे? 1.36 इंटू 10⁻³ अपॉन 3.4 इंटू 10⁻10। इतने बेस पेयर्स होंगे आपके, ठीक है? कितने देख लो, यह आ गया 0.4। आपका आंसर आएगा 4 इंटू 10⁻6 बेस पेयर्स। इतने 4 इंटू 10⁻6 बेस पेयर्स होंगे आपके, इतने बेस पेयर्स होंगे इस डीएनए के अंदर। क्लियर बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट देखो, ध्यान से देखो इधर। अब डीएनए तो सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड। सर सिंगल स्टैंडर्ड किस में होगा? अभी तो आपने देखा था, एग्जाम्पल देखो, बताओ, अभी आपने देखा था। एक्चुअली ध्यान से सुनना, एक्चुअली कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिनके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, एग्जाम्पल 5174 बैक्टीरियोफाज। बट अब डबल स्टैंडर्ड की बात करूं, ध्यान सुनना, अब डबल स्टैंडर्ड की बात करो, लीनियर की बात करो। लीनियर मतलब ये वाला, ये डीएनए की बात करूं, तो भाई ये हमारे यूकैरियोट्स में के न्यूक्लियस में मिलता है। यूकैरियोटिक न्यूक्लियर डीएनए, न्यूक्लियस के अंदर मिलने वाला हमारा डीएनए लीनियर होता है बेटा। अच्छा सर, सर्कुलर किस में मिलेगा? सर्कुलर मिलेगा प्रोकैरियोट्स में, और हमारे अंदर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट। इन सब के अंदर आपको कैसा डीएनए मिलेगा? इन सब के अंदर आपको डबल स्टैंडर्ड तो मिलेगा, लेकिन ऐसे होगा, देखो डबल स्टैंडर्ड है लेकिन सर्कुलर है ना, सर्कुलर। तो हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट वाला में, सब में ये मिलता है, प्रोकैरियोट में यही होता है ना? जबकि यूकैरियोट्स में आपको लीनियर डीएनए देखने को मिलता है। क्लियर एकदम? चलो अब बात को ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझना। मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं। हमारी बॉडी में सेल है ना? हमारी बॉडी किसकी बनी है? सेल की बनी है। सेल के अंदर क्या है सर? न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है सर? न्यूक्लियस के अंदर तो बहुत कुछ है, अभी हमें जरूरत न्यूक्लियोप्लाज्म की है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा भी है, न्यूक्लियोलस है ना? अब ध्यान से सुनना, इस न्यूक्लियोप्लाज्म में पड़ा हुआ है न्यूक्लियोप्रोटीन। क्या पड़ा है? न्यूक्लियोप्रोटीन। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दो चीजें पड़ी हैं। क्या? एक तो न्यूक्लिक एसिड और दूसरा प्रोटीन। बेटा जी न्यूक्लिक एसिड को तो हम डिटेल बात कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, है ना? न्यूक्लिक एसिड को हम डिटेल बात कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। प्रोटीन्स की बात थोड़ी सी कर लेते हैं यहाँ पे। आपको पता है एक बात कि ये जो प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन चेन है अमीनो एसिड का, अमीनो एसिड की एक चेन होती है ये, ठीक है ना? इट्स अ चेन ऑफ अमीनो एसिड। और ध्यान समझना, क्या है प्रोटीन? चेन ऑफ अमीनो एसिड। ये रहा, ये सब अमीनो एसिड्स बनाया मैंने, ठीक है ना? ये सब क्या है? ये अमीनो एसिड है। ये क्या है?
अमीनो एसिड है। अब ये जो अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड 20 तरीके का है, 20-20 टाइप्स का है। कैसा? एक तो भाई एसिडिक अमीनो एसिड, ठीक है। एक होता है बेसिक, यहां से सवाल बनता है, बेसिक अमीनो एसिड। और तीसरा होता है न्यूट्रल अमीनो एसिड। बहुत ध्यान से सुनिएगा बात को, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करूंगा, मोक्ष आ जाएगा, है ना। अमीनो एसिड कितने तरीके के? 20 तरीके के। कौन कौन से? सर ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, ये दोनों अमीनो एसिड्स कैसे हैं? सर एसिडिक हैं, ठीक है। नाम ही चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं। सर बेसिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा मेरे बच्चों, बहुत ध्यान से याद रखिएगा, है ना। सबसे पहले लाइसिन, एनसीईआरटी लिखती है। आर्जिनिन, हिस्टिडीन, हिस्टिडीन, ये याद रखना, है ना। क्या याद रखना? ला, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ये तीनों बेसिक अमीनो एसिड्स हैं, है ना। सब बेसिक कैसे हो सकता है वो ही बताऊंगा। बाकी के कितने बचे? सब 15 बचे। 3 ये रहे, 2 ये रहे, 5, बाकी के 15 बचे। वो 15 के 15 टाइप्स कैसे हैं? न्यूट्रल है। सर अमीनो एसिड बेसिक भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सर कैसे होगा? तो इसके लिए मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताता हूं। देखते को, आपको ये बात पता है कि यहां पर ये COOH ग्रुप है, ये NH2 ग्रुप है, ये R ग्रुप है। ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, ये वाला ये क्या है? ये बेस है, ये अमीन ग्रुप है, अमीन ग्रुप है, और ये एसिड ग्रुप है, ठीक है। जब ये H जाएगा तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर एक H, यहां पर ध्यान सुनना, सॉरी, एक H जाएगा, H प्लस जाएगा ना भाई, तो O पे नेगेटिव चार्ज लेकर बैठेगा ना, है ना। यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहां पर एक H प्लस हो जाएगा, NH3 प्लस हो जाएगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर बात एकदम। अब ध्यान से देखिए आप लोग कि इसका मतलब आपको एक चीज समझ में आ रही है कि ये वाला, ये पॉजिटिव नेगेटिव बना दिया न्यूट्रल, ये बेस एसिड बना दिया न्यूट्रल। अब अगर ये वाला COOH हुआ, ये बेस ये एसिड न्यूट्रल हो गया, यही होते हैं। अगर ये वाला ग्रुप में COH हुआ तो वो एसिडिक अमीनो एसिड बन जाएगा। क्यों? सर ये पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो गया, लेकिन ये जो H देगा यहां पे नेगेटिव चार्ज लेकर बैठ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज लेकर बैठ जाएगा, H प्लस दे देगा, H प्लस दे रहा है तो एसिडिक है और नेगेटिव चार्ज लेकर बैठा है। इसका मतलब ये कैसा होगा? सर ये नेगेटिवली चार्ज होगा। क्यों सर? क्योंकि H प्लस दे देगा, H प्लस दे देगा तो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर बात। अगर ध्यान सुनो, अगर इस R ग्रुप की जगह अमीन ग्रुप होता, ठीक है, तो ये H प्लस को ले लेता, यहां पे 3 बन जाता और ये प्लस हो जाता, है ना। तो यानी कि ये वाला कैसा है? और ये बेसिक बन जाता, क्योंकि ये बेस एसिड दोनों न्यूट्रल हो गए, यहां पे एक एक्स्ट्रा बेस आ गया तो बेसिक बन गया। तो बेसिक बना, और बेसिक कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है। तो बेसिक पॉजिटिवली चार्ज है, एसिडिक नेगेटिवली चार्ज है, बता दिया। सब कुछ डिपेंड करता है इस R ग्रुप के ऊपर। बात समझ में आई आप लोगों को? तो इसका मतलब है, और अगर ये वाला ग्रुप न्यूट्रल है तो ये बेस ये एसिड तो न्यूट्रल होगा, और ये न्यूट्रल है तो पूरे अमीनो एसिड न्यूट्रल हो गया, है ना। एकदम समझ में आपको? अब ध्यान से सुनना बात को। अब जो न्यूक्लियोप्रोटीन आप लोगों ने देखा, जो न्यूक्लियोप्रोटीन आप लोगों ने देखा, वो न्यूक्लियोप्रोटीन में एक पार्ट है न्यूक्लिक एसिड और दूसरा पार्ट है बेटा प्रोटीन। प्रोटीन एसिडिक प्रोटीन भी हो सकता है ना, और बेसिक प्रोटीन भी हो सकता है। बेसिक प्रोटीन भी हो सकता है, ध्यान से देखिएगा, और एसिडिक प्रोटीन भी हो सकता है। सर एसिडिक प्रोटीन कब होगा? क्योंकि जब उसके अंदर एसिडिक अमीनो एसिड ज्यादा होंगे। एसिडिक प्रोटीन
कब होगा? जब सर ये एसिडिक अमीनो एसिड्स को ज्यादा कंटेन करेगा तब होगा। बहुत ज्यादा है एसिडिक अमीनो एसिड तो वो एसिडिक प्रोटीन कहलाएगा बेटा। बहुत सिंपल। आप जानते हो एसिडिक का मतलब क्या है? एसिडिक का मतलब है क्या? कैसा चार्ज? ध्यान से देखना। एसिडिक का मतलब कैसा चार्ज? सर नेगेटिवली चार्ज। कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। क्यों नेगेटिव चार्ज? क्योंकि ये H प्लस दे देगा, ये एसिड है, H प्लस दे देगा, O नेगेटिव लेकर बैठेगा। ध्यान दो, कैसा चार्ज? नेगेटिवली चार्ज। अब एक चीज बताओ सर, डीएनए कैसा है? डीएनए कैसा है? हमने देखा था डीएनए कैसा है। डीएनए एसिडिक है। न्यूक्लिक एसिड एसिडिक है ना, नाम चिल्ला के बता रहा है एसिडिक है। क्यों? सर फॉस्फेट की वजह से, फॉस्फोरिक एसिड होता है इसमें। अच्छा, डीएनए नेगेटिवली चार्ज भी है। क्यों? अगेन फॉस्फेट PO4 माइनस। तो एसिडिक है जिसकी वजह से ये नेगेटिव है, नेगेटिवली चार्ज है। मुझे बताओ, अगर इस न्यूक्लियोप्रोटीन को साथ में रहना है और न्यूक्लिक एसिड एसिडिक और नेगेटिवली चार्ज है, तो उसके साथ कैसा प्रोटीन होना चाहिए? जो पॉजिटिव चार्ज हो और बेसिक हो, है ना। और आप जानते हो कि एसिडिक जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए ये तो काम में नहीं आएगा। काम में कौन आएगा? बेसिक प्रोटीन काम में आएगा, क्योंकि इसके अंदर बेसिक अमीनो एसिड्स ज्यादा हैं। कौन कौन से? लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। लाइसिन और आर्जिनिन ज्यादा होते हैं इसमें, लाइसिन और आर्जिनिन ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ये बनता है पॉजिटिवली चार्ज्ड। और ये बेसिक पॉजिटिव डीएनए के एसिडिक नेगेटिव से बढ़िया बॉन्ड करता है, बहुत बढ़िया बॉन्ड करता है। इसलिए डीएनए की रैपिंग के लिए जो डीएनए के साथ प्रोटीन रहता है ना, वो कौन सा प्रोटीन रहता है? वो बेसिक प्रोटीन रहता है। क्लियर? अब ये बेसिक प्रोटीन जो होता है वो दो तरीके का है। एक होता है हिस्टोन और दूसरा होता है प्रोटामाइंस, है ना। ये हिस्टोन होता है और दूसरा होता है प्रोटामाइंस। तो एक चीज समझो, डीएनए तो एक लंबी सी तार है। कितनी? सर 2.2 मीटर लंबी तार है एक सेल में। एक सेल के छोटे से न्यूक्लियस, छोटा सा सेल जिसको आप देख भी नहीं सकते, उसका बहुत छोटा सा न्यूक्लियस जिसके अंदर 2.2 मीटर यानी कि मेरी हाइट से भी लंबा डीएनए प्रेजेंट है। कितना ज्यादा कॉइलिंग की होगी, कितना ज्यादा सुपर कॉइल किया होगा। और सर उसको हमें खोलना भी है। कब खोलना है? जब हमें प्रोटीन बनाना होगा, जब हमें एक्टिवेट करना होगा, तब खोलना भी पड़ेगा। तो मेरे को ऐसा यूज करना है इस डीएनए का कि मैं इसको रीयूज कर सकूं, खोल सकूं, बंद कर सकूं। तो ऐसा मेरे को कॉइलिंग करनी है कि उलझ ना जाए। हम जब पतंग उड़ाते हैं ना, तो मांझा होता है चक्री में लपेट के रखते हैं। क्यों? आप वैसे रखोगे तो सारा उलझ जाएगा, दोबारा रीयूज नहीं कर पाओगे। ऐसे क्या मैं डीएनए को रख दूं? क्या डीएनए को किसी चक्री पे नहीं लपेट दूं? डीएनए को किसी चक्री पे लपेट देता हूं ताकि जब वो खुलेगा वापस से रीयूज कर पाएंगे और वापस उसी फॉर्म में लेकर आ पाएंगे। तो डीएनए की पैकेजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है क्या? डीएनए को पैक करके रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है क्या? ताकि वापस से खोल भी पाए, उलझ ना जाए। तो आप मांझे को चक्री में लपेटते हो, तो डीएनए भी तो एक धागा है, डीएनए एक मांझा है, जिसको आप किस में लपेटोगे? जिसको आप एक प्रोटीन के ऊपर लपेटोगे। और वो प्रोटीन कैसा होना चाहिए? वो प्रोटीन ये वाला होना चाहिए। बात समझ में आई? तो यानी कि इसकी डीएनए की पैकेजिंग करने के लिए मेरे को ये वाला प्रोटीन लेना पड़ता है, जिससे मैं बढ़िया डीएनए की पैकेजिंग कर देता हूं। ये वाला प्रोटीन क्यों नहीं लिया वो भी मैंने आपको कारण बता दिया है ना। आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखो। अब मैं आपको बताता हूं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। प्रोकैरियोट्स में देख लो तो भाई पैकेजिंग ऑफ डीएनए के लिए मेरे को इसका न्यूक्लियोप्रोटीन जो है वो कैसे आपस में पैक्ड है उसकी बात करनी है। इसके अंदर क्या होगा सर? न्यूक्लिक एसिड होगा, एक्चुअली डीएनए होगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होगा, है ना। और इसका एक बेसिक प्रोटीन भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए बेसिक? क्योंकि सर डीएनए तो एसिडिक है। ओके, डीएनए कैसा? एसिडिक। डीएनए कैसा? नेगेटिवली चार्ज। प्रोटीन कैसा? बेसिक। कैसा? पॉजिटिवली चार्ज। बिल्कुल ठीक बात। तो भाई इसके अंदर जो प्रोटीन लगता है वो प्रोटामाइंस लगते हैं। प्रोटामाइंस ये बेसिक होते हैं, ठीक है। क्या लगते हैं? प्रोटामाइंस लगते हैं। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये मैंने बनाया प्रोटामाइन,
है ना, ये मैंने बनाया प्रोटामाइन। अब प्रोटामाइन जो है ये मैंने बनाया क्या, प्रोटामाइंस। प्रोटामाइंस के ऊपर ये जो डीएनए होता है इसका प्रोकैरियोट्स का, ये डीएनए इसके ऊपर ऐसे ऐसे लूप की तरह लग जाता है ना। ये क्या बना दिया इसने, कुछ रेडियल लूप्स बना दिए। क्या है ये सर डीएनए है। ऐसे पैकेजिंग होती है, पैकेजिंग डीएनए की प्रोकैरियोट्स में ऐसे होती है, ज्यादा पैकेजिंग करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों सर, क्रोमोसोम कितने होते हैं प्रोकैरियोट्स में, हम पढ़े हैं बचपन में कि क्रोमोसोम तो एक ही होता है, देयर इज ओनली वन क्रोमोसोम, सिर्फ एक ही क्रोमोसोम है, बहुत ज्यादा बड़ा डीएनए है ही नहीं। तो मेरी सिंपल सी पैकेजिंग हो गई, दिस इज द पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, ठीक है। लेकिन यूकैरियोट्स की जब मैं बात करता हूं तो पैकेजिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। देखो देखो यूकैरियोट्स में थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड है, क्या डीएनए है। कौन सा न्यूक्लिक एसिड है बेटा, डीएनए। इसको मैं रैप करूंगा किस पे, बेसिक प्रोटीन पर। बेसिक प्रोटीन कौन सा मेरा सर, हिस्टोन यहां पर लगता है ना। बेसिक प्रोटीन दो पढ़े थे हमने, हिस्टोन और प्रोटामाइंस। प्रोटामाइंस प्रोकैरियोट में लगता है, यूकैरियोट में हिस्टोन लगता है ना। हिस्टोन डिफरेंट टाइप्स का है, ध्यान दो। हिस्टोन डिफरेंट टाइप का है, क्या हिस्टोन H1 है, दूसरा है H2A, H2B, H3 और H4। ये 5 तरीके के हिस्टोन प्रोटीन है बेटा जी, 5 तरीके के हिस्टोन प्रोटीन है। अब होता क्या है, इसको मल्टीप्लाई करो आप 2 से, तो कितने बन गए, 8 हिस्टोन बन गए। इसके अंदर 2 तो ये होंगे, 2 ये होंगे, 2 ये होंगे और 2 ये होंगे। इससे बना दिया एक ऑक्टामर। ये क्या है, इसके अंदर मान लो ऐसे समझो, 2 H2A है, 2 H2B है, 2 H3 है और 2 H4 है। बॉल है, आपको अभी एक एक ही दिख रहा है, इसके पीछे भी ऐसे ही है, 4 आगे और 4 पीछे हैं। तो 8 हिस्टोन प्रोटीन्स का बना हुआ है। इसको हमने बोला क्या, हिस्टोन ऑक्टामर, जिसमें हमने अभी H1 नहीं लिया है, ठीक है। इसको बोला हिस्टोन ऑक्टामर। अब ध्यान से सुनिएगा बात को। तो भाई डीएनए की तार तो ऐसी है, यही पढ़ा था हमने, है ना। अब आया कौन, हिस्टोन। कौन आया, हिस्टोन। ये आया हिस्टोन ऑक्टामर। ये आया हिस्टोन ऑक्टामर। इसके साथ यहां पर लगा क्या, H1। ये सब तो यूज हो गया था, ये वाला रह गया, 5 हिस्टोन लगे, ये हिस्टोन ऑक्टामर और ये H1। ये आके इसके ऊपर अपने आप को ऐसे लपेट देता है। कितना लपेटा, ध्यान से समझो, ये बॉल है, इसके ऊपर यहां से स्टार्ट हुआ, ऐसे आया एक पूरा राउंड, फिर दूसरा आधा राउंड, फिर इतना राउंड और निकल गया। मतलब दूसरा राउंड का 25% बचा है। ध्यान से देखो, फिर एक पूरा राउंड, दूसरा आधा, फिर इतना, ठीक है ना। तो एक पूरा, फिर उसका 75%। तो कितना हुआ, कितना टर्न लेता है ये, कितना टर्न लेता है, 1.75 टर्न लेता है ये। पूरे 2 चक्कर नहीं मार रहा है, एक चक्कर पूरा मारेगा, फिर 0.75 का चक्कर मारेगा और निकल जाएगा, ठीक है। इस हिस्टोन के ऊपर ये डीएनए लपेट दिया हमने, ठीक है। ऐसे ही दूसरा हिस्टोन आएगा, है ना, ऐसा ही दूसरा हिस्टोन आएगा, ऐसे आए, है ना, और इसके ऊपर भी ऐसे लपेट दिया। ऐसे ही बड़े सारे लपेटते जाएंगे एक दूसरे के ऊपर। अब ये स्ट्रक्चर कुछ आपको कैसा दिखेगा जानते हो, ये स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा दिखेगा जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे, वो भी कौन से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, नॉर्मल से तो दिखेगा ही नहीं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ भाई, ये आपको दिख रहे हैं क्या, हिस्टोन, हिस्टोन के ऊपर ऐसे लपेटता हुआ लंबा सा डीएनए ऐसे लपेटता हुआ जा रहा है, फिर लपेटा फिर जा रहा है, फिर लपेटा फिर जा रहा है, फिर लपेटा फिर जा रहा है, फिर लपेट, ऐसे देखो। तो ये क्या है, ध्यान से देखो ना, ये एस के ऊपर ऐसे लपेटते हुए जा रहा है।
तो ऐसा लगेगा कि ये एक धागा है जिसके ऊपर गांठें पड़ गई है। बीट्स ऑन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग है एक धागा है जिसके ऊपर कुछ गांठें पड़ गई है। ये स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा आपको। ये तो बहुत मैग्निफाइड व्यू है इसका। क्लियर? तो ध्यान से देखना, इसके ऊपर क्या लपेटा गया है? ये डीएनए लपेटा। इस डीएनए को क्या बोला हमने? कोर डीएनए। क्या बोला? कोर डीएनए। इस डीएनए को क्या बोला मैंने? लिंकर डीएनए, जो दोनों को लिंक करेगा, लिंकर डीएनए। ये लिंक कोर डीएनए जो है, जो इसके ऊपर लपेटा गया है, वो डीएनए ध्यान से सुनना कितना होता है? लगभग 145 बेस पेयर का होता है। और ये डीएनए कितना होता है? लगभग 55 बेस पेयर का होता है। ठीक है? और ध्यान से सुनिएगा बात को, बहुत ध्यान से। ये वाला इतना पार्ट, आधा ये पूरा एक लिंकर डीएनए हो गया 55 का, और इसके ऊपर जो कोर डीएनए 145, इसको और इसको प्लस करोगे तो कितना बेस पेयर? 200 बेस पेयर हो गया, 200 हो गया इन दोनों को प्लस करके 200। 55 कहां से आया? आधा ये रहा, आधा ये रहा। इस पूरे एक को हम बोलते हैं क्या? न्यूक्लियोजोम। क्या बोला? न्यूक्लियोजोम। आपसे पूछता हूं मैं कि कितने बेस पेयर का न्यूक्लियोसोम? आप बोलोगे सर ये तो अप्रोक्सीमेटली 200 बेस पेयर का एक न्यूक्लियोसोम होगा। एक होमवर्क है, हमारे डीएनए में टोटल बेस पेयर डिप्लॉयड सेल में कितने हैं? 6.6 × 10⁹ बेस पेयर्स। 200 बेस पेयर का एक न्यूक्लियोसोम है। आप कमेंट में बताइए कि कितने न्यूक्लियोसोम एक सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे हमारे। बात समझ में आई? चलो, तो ये फाइनली आपको कैसा दिख रहा है? कैसा? बीट्स ऑन स्ट्रिंग दिख रहा है बेटा, है? एक धागे है, उसके ऊपर गांठें पड़ी हुई है, और वो गांठें क्या है? वो गांठें न्यूक्लियोसोम है। ये गांठें क्या है? ये कुछ नहीं है, ऐसा न्यूक्लियोसोम है। तो ध्यान से देख, फिर से देख, ये आया डीएनए, इसके ऊपर ये पूरा वो था, प्रोटीन था, है ना, हिस्टोन प्रोटीन। आया डीएनए, इसके ऊपर लपेटा, फिर आया, फिर इसके ऊपर लपेटा, फिर आया, इसके ऊपर लपेटा, ऐसे लपेटते हुए जा रहा है। बात समझ में आई? ऐसे लपेटते हुए आगे चलता रहेगा, और वो आपको बीट्स ऑन स्ट्रिंग जैसा दिखेगा। फिर इस स्ट्रिंग का, अब ये एक पूरी स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को ये बना देती है ऐसे सॉलिनॉइड। ये इसने बना दिया क्या? ऐसे सॉलिनॉइड बना दिया, ऐसे सॉलिनॉइड बना दिया। ये क्या बना दिया इन्होंने? इस तार को, ये तार है, ये पूरी एक तार है, ये तार अब घूम रही है, इन्होंने क्या बना दिया है? सॉलिनॉइड। सब सारा काम भाई हिस्टोन का है, सारा काम हिस्टोन का है, ये सब हिस्टोन ने किया। ठीक है? तो अब आपको आगे थोड़ा सा बताता हूं कि ये पैकेजिंग हुई और आगे क्या हुआ। आगे डीएनए की पैकेजिंग हायर लेवल पे कैसे हुई, तो ध्यान से देखिएगा। पहले तो भाई आपका ये एक नॉर्मल डीएनए था, ठीक है, एक नॉर्मल डीएनए था। ये नॉर्मल डीएनए के अंदर हिस्टोन लगा, कौन सा सर? ऑक्टामर वाला, यानी कि कौन सा वाला? H2A, H2B, H2A, H2B, H3 और H4। कौन सा नहीं लगा? H1 नहीं लगा। ठीक है? और इन्होंने फर्दर बनाया पूरा एक सॉलिनॉइड। मेनली H1 काम नहीं आता है इस सॉलिनॉइड को बनाने में। H1 का काम मौजूद है H1, लेकिन H1 अपना काम अभी बहुत ज्यादा कर नहीं रहा है। लेकिन जब ये सॉलिनॉइड से फर्दर ऐसा पूरा बनेगा, ये क्या बना? ये बन गया बेटा क्रोमैटिन। आपकी बॉडी में ये क्रोमैटिन फॉर्म में ही रहता है, अभी ये क्रोमैटिन फॉर्म में है। अब यहां पर जो लगा है वो H1 हिस्टोन की वजह से ये सॉलिनॉइड क्रोमैटिन बन गया, ये सॉलिनॉइड क्रोमैटिन बन गया। ये पूरा एक कॉइल्ड है ना, ये पूरा एक कॉइल्ड है। ये कॉइल, अब ये जो पूरा कॉइल है, इसको एक ऐसे डंडी मान लो। अब ये ऐसे ऐसे हो रही है ना, ये बनाती है फर्दर क्रोमैटिन। भाई यहां तक की पैकेजिंग नॉर्मल पैकेजिंग है, जो कि ये पूरी की पूरी पैकेजिंग, ये पूरी की पूरी पैकेजिंग होती है नॉर्मल पैकेजिंग। नॉर्मल जो कि करता है हिस्टोन, जो कि आपके सेल में बैठी हुई है, किसमें? G1 फेज में, G0 फेज में, है ना, इनमें बैठी हुई है ना, या S फेज में, इनमें इस फॉर्म में बैठी होती है। ठीक है?
इनमें इस फॉर्म में बैठी हुई है। मैं G2 की भी बात कर लेता हूं, इसमें भी इस फॉर्म में बैठी होगी। लेकिन जैसे ही, ध्यान सुनना, जैसे ही प्रोफेज आएगा तो आप जानते हो क्या होगा सर? कॉन्डेंसेशन ऑफ डीएनए स्टार्ट होगा। क्या होगा? कॉन्डेंसेशन ऑफ डीएनए। डीएनए कंडेंस करेगा और बहुत ज्यादा कंडेंस करने लगेगा। कॉन्डेंसेशन स्टार्ट हो जाता है डीएनए का। यानी कि अब ध्यान समझो, अब इसकी हायर लेवल पे पैकेजिंग होगी। हायर लेवल पे पैकेजिंग में हिस्टोन का कोई काम नहीं है भाई। अब कौन काम करेगा? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल कॉम्प्लेक्स, एनएचसी कॉम्प्लेक्स बोल सकता हूं मैं इसको। क्या बोल सकता हूं? एनएचसी कॉम्प्लेक्स, है ना। ये नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल कॉम्प्लेक्स काम करेगा और ये फर्दर क्या बना देगा बेटा? ये फर्दर बना देगा, इसकी इतनी जबरदस्त पैकेजिंग कर देगा, ये इतनी जबरदस्त पैकेजिंग कर देगा कि फाइनली ये क्या बना देगा? क्रोमोसोम बना देगा। यहां से यहां तक बनने की प्रोसेस जो थी नॉर्मल लेवल पे, है ना, और यहां से यहां तक बनने की जो प्रोसेस हुई ये हायर लेवल पे हुई, है ना, ये हायर लेवल पे हुई। और इसकी जरूरत कब पड़ी? इसकी जरूरत पड़ी कब? जब प्रोफेज आया। आपको ये बढ़िया एकदम शानदार पूरा प्रॉपर क्रोमोसोम कब देखने को मिलेगा? इसकी प्रोफेज की अगली फेज में, मेटाफेज में ये क्लियरली विजिबल होगा, है ना। ये समझ में आया आप लोगों को? तो ये था पैकेजिंग ऑफ डीएनए एट मतलब नॉर्मल लेवल और हायर लेवल। यहां तक आपका हिस्टोन काम करता है। फिर से एक बार जल्दी से रिवाइज कराया तो, जो प्रोटीन होता है वो बेसिक प्रोटीन ही काम का होता है। क्यों? क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, मेरे को पॉजिटिव प्रोटीन चाहिए। डीएनए एसिडिक है, मेरे को बेसिक प्रोटीन चाहिए। तो बेसिक पॉजिटिव प्रोटीन्स चाहिए हमें, जिसके अंदर बेसिक अमीनो एसिड्स हो। कौन कौन से? आर्जिनिन और लाइसिन। हिस्टिडीन इतना नहीं होता है, ठीक है। ये बेसिक अमीनो एसिड से बने हुए प्रोटीन है, जिसमें बेसिक अमीनो एसिड का मात्रा बहुत ज्यादा है। बेसिक जो प्रोटीन्स हैं वो दो तरीके के हैं, हिस्टोन और आपका प्रोटामाइंस। प्रोटामाइंस की पैकेजिंग होती है प्रोकैरियोट्स में और हिस्टोन की पैकेजिंग होती है यूकैरियोट्स में। हिस्टोन की पैकेजिंग यहां तक के लेवल तक होती है। मेनली इसको यहां तक लाने में ये मेनली काम करते हैं, और इसकी फर्दर क्रोमैटिन बनाने में ये H1 हिस्टोन का मेजर काम होता है। अब बच्चा बोलता है कि सर यहां पे भी तो प्रेजेंट था। प्रेजेंट जरूर था, लेकिन मेजरली वर्क यहां किया है, इसको बनाने के लिए वर्क किया है, राइट। क्रोमैटिन से फिर हायर लेवल की जो पैकेजिंग होती है क्रोमोसोम बनने की, वो होती है एनएचसी कॉम्प्लेक्स से, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल कॉम्प्लेक्स, एनएचसी कॉम्प्लेक्स। ये कब होगी? जब क्रोमोसोम बनाना होगा। एनसीईआरटी लिखती है मेरे भाई, बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियोसोम में, एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर? 200 बेस पेयर। ये भी एनसीईआरटी लिखती है, ध्यान रखिएगा, 200 बेस पेयर होते हैं। बीट्स ऑन स्ट्रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, आपको ऐसे नहीं दिखेगा। आपको इस स्ट्रक्चर को देखना है ना, अगर इस स्ट्रक्चर को देखना है तो भाई सीधा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखो, ये इतना छोटू स्ट्रक्चर है। 1,00,000 गुना इमेज को बढ़ा देता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, 1,00,000 गुना मैग्नीफाई कर सकता है। अब सोचो कितना मैग्निफिकेशन हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ये स्ट्रक्चर दिखेगा। चलो देखो बेटा, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन का काम क्या होता है। आपको ने देख लिया कि पूरा स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन क्रोमोसोम का एनएचसी कॉम्प्लेक्स ही करेगा। भाई हिस्टोन तो कब तक कर रहा था? क्रोमैटिन बनाने तक कर रहा था, उसके आगे कौन करेगा? यही करेगा, ठीक है। और ये एंजाइम की तरह भी फंक्शन करता है, ध्यान से सुनना। ये डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की तरह भी, ये प्रोटीन एंजाइम की तरह भी फंक्शन करेगा आगे। एंजाइम प्रोटीन के तो बने हैं, तो ये एंजाइम की तरह भी फंक्शन करेगा आगे, डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज का। क्लियर है? और ये रेगुलेटरी एनएचसी प्रोटीन, ये जीन रेगुलेशन में भी हेल्प करेगा, क्योंकि ये रेगुलेटरी होता है। हम आगे इसको पढ़ेंगे इन दोनों पॉइंट्स को कि कहां कैसे यूज हो रहा है। क्लियर है? कहां कैसे यूज हो रहा है इनको आगे भी मैं समझाऊंगा। ये अभी 3 मेजर फंक्शंस आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं, आपने बोला कि सर क्रोमैटिन बन गया, है ना।
हिस्टोन प्रोटीन ने क्रोमाटिन बना दिया है। क्रोमाटिन भी दो तरीके का है। आपके सेल में जब तक डिवीजन नहीं हो रही है, यानी कि G1 फेज, G0 फेज, G2 फेज, S फेज, इन सब में क्या पड़ा हुआ है? प्रोफेज से पहले जितने फेज है सब में क्या पड़ा है? सब में क्रोमाटिन पड़ा है। अब ये जो क्रोमाटिन है, ये जो क्रोमाटिन होगा वो क्या होगा? देखो ये रहा, ये ऐसे ही पड़ा होगा न्यूक्लियस के अंदर। तो अच्छा कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे ये बहुत ज्यादा, जब हमने इसको क्या किया, ध्यान सुनना, हमने इसको क्या किया, हमने इसको डाई से रंगा, हमने इसको डाई से रंग दिया। डीएनए कैसा एसिडिक, तो बेसिक डाई से रंग दूंगा मैं। बेसिक डाई से जैसे ही रंगा इसको मैंने, कुछ जगह पर तो ये बहुत ही डार्कली स्टेन हो गया है ना, उसको मैंने बोला हेट्रोक्रोमैटिन, कि यहां पे बहुत ही ज्यादा कंडेंसेशन है। कुछ जगह पे देखो लाइट सा हुआ है ना, उसको मैंने बोला यूक्रोमैटिन। मतलब सर, मतलब ये कि जो हेट्रोक्रोमैटिन है ये क्या है? ये डार्कली स्टेन हो गया है, ये बहुत ज्यादा डार्क स्टेन हो गया है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात कि सर यहां पे कॉइलिंग बहुत ज्यादा है, यहां पर बहुत डेंसली पैक्ड है डीएनए, तभी तो स्टेन डार्क हुआ है, डेंसली पैक्ड है यहां पे। ठीक है, और सर यानी कि यहां वाले एरिया में क्रोमोसोम जो है, मतलब जो डीएनए बहुत ज्यादा पैक्ड है, ये वाला आपका एक्टिव नहीं होता है, ये ट्रांसक्रिप्शनली ट्रांसक्रिप्शन करता है आगे डीएनए और एमआरएनए बनाता है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। सर क्यों ऐसा है? क्योंकि भाई ट्रांसक्रिप्शन के लिए आगे एंजाइम घुसेगा, घुस ही नहीं पाएगा इतने में, उसको जगह तो चाहिए काम करने के लिए, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। जबकि मैं इसको देखता हूं तो ये लाइटली स्टेन्ड है, स्टेन्ड है ना। ये क्या है? ये लाइटली स्टेन्ड है क्योंकि ये लूजली पैक्ड है, ये लूजली पैक्ड है बेटा, है ना, और ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। बात समझ में आई आप लोगों को, है ना, ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा। तो ये दो टाइप है, हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन। यहां पर बढ़िया से एंजाइम जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, एमआरएनए बनाएगा और प्रोटीन बनाएगा। यही पार्ट आपका मेन एक्टिव डीएनए है, एक्टिव डीएनए है। ये पार्ट आपका जंक डीएनए है, ये किसी काम का नहीं है, काम नहीं करता है, ये एक्टिव नहीं होता है। ये एकदम बात समझ में आई आप लोगों को? आगे देखो, चलो कुछ सवाल करते हैं भाई। ये नीट 2020 का सवाल है। दो कंसेक्यूटिव बेस पेयर्स के बीच में 0.34 नैनोमीटर का डिस्टेंस है। ओके, नंबर ऑफ बेस पेयर्स आप जानते ही हो, 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स हैं। आपको निकालना है डीएनए का अप्रोक्सीमेट लेंथ, पहले ही निकाल चुके हैं, जिसको नहीं पता है लेक्चर को पीछे खरो थोड़ा, मैंने आपको डिटेल निकाल कर दिखाया है। क्लियर? देखो ये नीट फिट 2022 का क्वेश्चन है, 2022 का सवाल है। देखो करेक्ट बताना आपको, यूक्रोमैटिन इज लूजली पैक्ड क्रोमैटिन, बिल्कुल ठीक बात है। हेट्रोक्रोमैटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, बिल्कुल गलत बात, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, अभी पढ़ा हमने। ठीक है, हिस्टोन ऑक्टामर इज रैप्ड बाय नेगेटिवली चार्ज डीएनए इन न्यूक्लियोसोम, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नेगेटिवली चार्ज डीएनए जो होता है उस हिस्टोन उस पर रैप्ड होता है, हिस्टोन के ऊपर वो रैप्ड होता है, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, हिस्टोन्स आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन, बेसिक अमीनो एसिड्स, बिल्कुल ठीक बात है। ए टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन्स 400 ये बेस पेयर्स होंगे, बेस पेयर्स ऑफ डीएनए हेलिक्स, बिल्कुल गलत बात है। कितने होते हैं सर? 200 होते हैं। तो आपके कौन कौन से सही हुए? थर्ड और फोर्थ, है ना, थर्ड और फोर्थ सही हुए। तो देखो थर्ड और फोर्थ कहां पर है? सॉरी, फर्स्ट भी सही है, फर्स्ट सही है, थर्ड सही है और फोर्थ सही है। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये वाला आंसर हो जाएगा आपका। एकदम समझ में आया? सारे पॉइंट्स हमने कवर किए हैं इसके, ये नीट का सवाल है पिछले साल का। So if the length of DNA molecule is 1.1 meter, what would be the approximate number of base pairs? अगर देखो 2.2 मीटर होता है, 2.2 मीटर होता है ना, जनरली 2.2 मीटर होता है, कितने में? 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं।
अगर 1 पॉइंट आधा होगा तो भाई आधे बेस पेयर भी तो होंगे। अगर इतनी लेंथ होती तो इसमें तो इतने ही बेस पेयर आ पाते। ये रहा आंसर 3.3 इंटू 10 के बाद 9। क्लियर बात समझ में आई? ये भी 2022 का क्वेश्चन है। सो आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडे। हमने डीएनए की पैकेजिंग पढ़ा, डीएनए का पूरा पैकेज कैसे होता है वो पढ़ा। अगली क्लास में हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे डीएनए का रेप्लिकेशन। ठीक है, थैंक यू सो मच।